हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ कवर करेंगे। तो फटाफट से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं बार बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि अगर आपने वर्णमाला वाली क्लास नहीं ली है तो वर्णमाला वाली क्लास की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप पहले वहाँ से क्लास ले सकते हैं। तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो दो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई हैं, एक तो एसएससी जीडी के नाम से और दूसरी सामान्य हिंदी टॉपिक वाइज। उसमें सारे ही टॉपिक वाइज आपकी जो क्लासेस हैं वो अपलोडेड हैं, तो आप वहां से हिंदी की टॉपिक वाइज क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। और सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए मैराथन सेशन है, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप वहां से हिंदी को तैयार कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अगर आप हिंदी की तैयारी करते हो तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए शुरू करेंगे वर्णमाला से संबंधित हमारे आज के प्रश्न। तो कौन से अल्पप्राण है, कौन से महाप्राण है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही ट्रिकी तरीके से आपको करा चुकी हूँ हमारी क्लास में, सामान्य हिंदी जो हमने टॉपिक वाइज की है उसमें। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए मूल दीर्घ स्वर की बात हो रही है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो ध्यान रखिए, दोनों प्रकार की ए और दोनों प्रकार के ओ को क्या नहीं कहा जाता, मूल दीर्घ स्वर नहीं माना गया है। ठीक है, अब मूल दीर्घ स्वर क्या क्या है वो भी समझ लीजिए। तो आपका बड़ा आ, आपकी बड़ी ई और आपका बड़ा ऊ, ये तीनों किस में आते हैं, ये तीनों आपके मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, तो दोनों प्रकार की ए और दोनों प्रकार के ओ किस में नहीं आते, मूल दीर्घ स्वर में नहीं आते। ध्यान रखिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगर केवल दीर्घ लिखा होता तो फिर वहां पे वो सब काउंट होते, बड़ा आ भी गिना जाएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दोनों प्रकार की ए और दोनों प्रकार के ओ, वो सारे गिने जाएंगे। लेकिन अभी बात किसकी हो रही थी, मूल दीर्घ स्वर की। तो वहां हम किसे गिनते हैं, केवल बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ को गिनते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे इसके बाद। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में देखिए जो ध्वनियाँ हैं, यानी कि जो ध्वनियों को देखिए जब आगे बढ़ेंगे तो ध्वनियों का विकास किस में हो जाएगा, वर्ण में। तो वो दो प्रकार की हैं, एक स्वर और दूसरी व्यंजन। तो आंसर कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। कितनी है ध्वनियाँ, दो प्रकार की ध्वनियाँ हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर अगर बात की जाए तो स्वर तीन प्रकार के हैं, एक मात्रिक, दो मात्रिक और तीन मात्रिक। एक मात्रिक को कहा जाता है आपका ह्रस्व स्वर, या फिर उन्हीं को कह देते हैं मूल स्वर, फिर है आपके दीर्घ स्वर और फिर है आपके प्लुत स्वर। तो तीन प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर। ठीक है, आंसर हमारा बी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे फटाफट से, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जिह्वा के भाग के आधार पर या जिह्वा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मान लीजिए आपकी जिह्वा है तो जिह्वा के भाग से बोले जाने, यानी कि अग्र भाग से बोले जाने वाले स्वर, मध्य भाग से बोले जाने वाले और पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर। अर्थात कहने का तात्पर्य कितने भेद हो जाएंगे, तीन भेद हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये सारी बातें जो मैंने क्लास ली है आपकी वर्णमाला की, बहुत ही बारीकी से क्लास ली है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ कवर कराई हैं। ठीक है, कि स्वरों का वर्गीकरण जिन जिन आधारों पर है, व्यंजनों का वर्गीकरण जिस जिस आधार पर है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखेंगे फटाफट से। एक से अधिक वर्णों की मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक जब भी वर्णों का मेल होगा तो वहाँ क्या बनेगा, वहाँ व्यंजन बनेगा। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। देखिए दोनों प्रकार की ई, च, छ, ज, झ और इया आदि का उच्चारण किससे होता है। तो तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए, जैसे ही क्या आ जाए, चा वर्ण आ जाए या पूरा चा वर्ग की बात हो तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, इसका उच्चारण तालव्य से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो व्यंजनों के उच्चारण के लिए जिसकी सहायता होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे स्वर कहा जाता है। ठीक है, और ये ही स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखेंगे, निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो अगर दीर्घ की बात की जाए तो दोनों प्रकार की और दोनों प्रकार की ये आपकी दीर्घ में आती है। छोटी ई आपकी दीर्घ में नहीं आएगी क्योंकि ये कैसी है, ये ह्रस्व है। ठीक है, कैसी है, ये आपकी ह्रस्व है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ये देखिए इसके ऑप्शन पे मत जाना, कुछ ऑप्शन आपकी गलत दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर नहीं है, बड़ा स्वर नहीं है, छोटी ई कैसी होती है, ह्रस्व होती है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, य, व, र, ल। ठीक है,
यारा लावा, तो फटाफट से देख लेंगे कौन सा है। वह आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला देखेंगे निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो देखिए अल्प प्राण क्या होता है, मैंने इसके लिए एक आपको कॉन्सेप्ट या ट्रिक बताई थी। देखिए अल्प प्राण के लिए आपको संख्याएं याद रखनी है विषम, और महाप्राण के लिए क्या याद रखना है, समविषम संख्याएं कौन सी हैं, पांचों वर्गों में से पहला तीसरा पांचवा। पहला तीसरा पांचवा आपके किस में आएंगे, अल्पप्राण में आएंगे। आपके 11 के 11 स्वर किस में आएंगे, अल्पप्राण में आएंगे। और आपके अंतस्थ वर्ण भी किस में आएंगे, अंतस्थ वर्ण भी आपके अल्पप्राण में आएंगे। तो फटाफट से देख लीजिए, यहाँ सारे व्यंजन है, यानी कि वर्गों का पहला तीसरा पांचवा वर्ण होना चाहिए। तो ये दूसरा, ये अल्पप्राण होगा नहीं। देखो गा हो सकता है, ट ठ ये दूसरा, ये भी नहीं होगा। क ख ग घ ये चौथा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि जो अल्प प्राण होते हैं वो कौन से वर्ण होते हैं, वर्ग के पहले तीसरे पांचवे विषम संख्या वाले नंबर होते हैं। ग आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगर फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं, क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत ही बारीकी के साथ इस चैप्टर को हमने बहुत ही ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ कवर किया है। आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, आप एक बार क्लास जरूर देखेंगे तो आपके लिए वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चंस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष और अघोष की बात कर ली जाए तो मैंने आपको वैसे ही बताया था, सबसे पहले लिख लीजिए घोष और यहाँ लिख लीजिए अघोष। अब ये आपको अपनी संख्या खुद बताता है। ठीक है, घोष और अघोष अपनी संख्या खुद ही बताता है। तो फटाफट से देखेंगे कौन सी है संख्याएं। एक मिनट रुकेंगे, जरा वेट करेंगे थोड़ा सा। चलिए हाँ, हम लोग देख रहे थे कौन सा था हमारा, फटाफट से घोष और अघोष वर्णों की संख्या देखेंगे, यहाँ था। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन था आपका, फटाफट से चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। तो निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष के लिए आपको याद रखना है, जब भी आपका घोष वर्ण आए, इनकी संख्या कितनी होती है, घोष वर्णों की संख्या 31 है। ठीक है, अब इसमें आता क्या क्या है जरा वो समझ लेते हैं। तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का। तो देख लीजिए इनमें ही से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ग के ही वर्ण लिखे हुए हैं। ठीक है, तो तीसरा चौथा पांचवा चेक कर लो, ये कौन से नंबर का है, का नंबर का, तो ये होगा नहीं। ये देख लेते हैं चा, ये भी पहले नंबर का, ये होगा नहीं। ये भी पहले नंबर का, ये होगा नहीं, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। जा आपका बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। पढ़ के देख लो, च छ जा तीसरे नंबर का है या नहीं। तो घोष वर्ण का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जा क्या क्या होते हैं घोष वर्ण समझ लीजिए, यहीं पे सारे स्वर घोष में आएंगे। आपका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष में आएगा, ऊष्म का हा घोष में आएगा, और सारे अंतस्थ व्यंजन भी किस में आएंगे, घोष में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा कौन से नंबर का क्वेश्चन है, अब फटाफट से देखेंगे। इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण का मतलब होता है कि कौन सा वर्ण जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, ओष्ठ का मतलब किससे है, होठ से है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आपने अगर इसको पढ़ा होगा और अगर आपने क्लासेस ली हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो ऊ है, दोनों प्रकार के ऊ जो हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं, वो आपके ऊ से बोले जाते हैं। ठीक है, और संपूर्ण पावर्ग भी कहाँ से बोला जाता है, आपका ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य का मतलब है कि जो कंठ से बोला जाए। ठीक है, अब कंठ से आपके क्या क्या बोले जाते हैं देख लेंगे। अ, दोनों प्रकार के अ, आपका ह और विसर्ग और संपूर्ण कावर्ग, ये सब कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, कंठ से उच्चारित किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको काकल्य वर्ण कहा जाता है। तो ऑप्शन में देख लो भाई क्या दिया है, ऑप्शन में केवल हा दिया है। हा आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देख लेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। ठीक है, अगला देखेंगे या का उच्चारण स्थान है। तो या का उच्चारण स्थान क्या है, व्यंजनों की मैंने आपको व्यंजनों के विभिन्न आधारों पर भेद कराए हैं। तो उनमें एक मैंने कराया है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का भेद। वहाँ से ये जितने भी आपके ये उच्चारण स्थान से आने वाले प्रश्न हैं वो सभी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, या का उच्चारण कहाँ से होता है। तो या का उच्चारण होता है आपका तालु से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, तालु से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रा का विवरण है। तो देखिए अब हर व्यंजन जो है अलग अलग प्रकार से जब इनका वर्गीकरण है तो व्यंजन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रा के लिए आपको पता होना चाहिए, इसे लोड़ित या लुंठित कहा जाता है। ठीक है, पार्श्विक इसे कहा नहीं जाता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी बात देखिए ये क्या नहीं होता, जो रा है आपका ये किसमें, एक तो ये वर्ष भी है, ये लुंठित भी है, सघोष भी है, अल्पप्राण व्यंजन भी है। ठीक है, महाप्राण ये होता नहीं है और ये संघर्षी में आएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप सारे ऑप्शन चेक करेंगे महाप्राण ये होता नहीं, तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रा कौन सा है आपका, वर्ष है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, अगला देखेंगे अंतस्थ ऊष्म वर्ण कितने हैं। देखिए हिंदी में जब भी बात की जाए अंतस्थ वर्ण कितने हैं, 4 हैं, और ऊष्म कितने हैं, 4 हैं। अंतस्थ कौन कौन से हैं,
यारा, लावा और ऊष्म कौन कौन से हैं? श, 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 ह। तो इस प्रकार टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। अगला देखिए आपको क्या दिया है, द्र का वर्ण विच्छेद है, यानी कि वर्ण विच्छेद करना है कि कौन कौन सा वर्ण आया है, यानी कि स्वर भी अलग करना है, व्यंजन भी अलग करके बताना है। तो जब भी ऐसे री नीचे लगी हुई आए तो आपको तुरंत एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि जब भी री नीचे लगी हुई आती है तो री तो पूरी होती है और जिस व्यंजन पे लगी होती है वो व्यंजन वर्ण कैसा होता है? आधा होता है। तो सबसे पहले दा आ गया, दा कैसा होगा? आधा। फिर क्या आई होगी? री आई होगी। और फिर क्या आया होगा? गा, और गा के बाद क्या आया होगा? आ। तो अब देख लो फटाफट से कौन सा मैच हो रहा है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये रा तो होगा ही नहीं, ये वाला ऑप्शन तो दोनों वैसे ही गलत हो जाते। दूसरी बात, ये गा पूरा नहीं था क्योंकि हमें यह वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि बिल्कुल स्वर अलग निकालना है और व्यंजन अलग निकालना है। तो ए ऑप्शन ही आपका सही है। आप इस तरीके से भी देख सकते थे। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए सघोष वर्ण है, सघोष वही है, सघोष कह दीजिए, घोष कह दीजिए। इनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है। 31 होती है, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है। तो फटाफट से चेक कर लो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आना चाहिए। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि प ये पहला है, ये हट जाएगा। त थ ये दूसरा है, ये भी हट जाएगा। प फ ब ये तीसरा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तीसरा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म क्या होते हैं सभी को पता है, तीनों प्रकार के। श और ह ऊष्म होते हैं, तो ह है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से होते हैं? श, 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 ह। 20वां प्रश्न देखेंगे फटाफट से। देखिए फिर से वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि बिल्कुल स्वर अलग निकालना है और व्यंजन अलग निकालना है। और जब भी ऐसा ध्यान है तो तुरंत आपके माइंड में बात आनी चाहिए कि दा तो आधा होता है और या पूरा होता है। ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे कौन कौन सा है। दा आधा होना चाहिए और या पूरा होना चाहिए और सारे स्वर बिल्कुल अलग अलग निकले होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? ऊ आएगा। ऊ के बाद क्या होना चाहिए? दा। दा के बाद क्या होना चाहिए? या। फिर क्या आना चाहिए? आ। और उसके बाद ना, और ना कैसा आएगा? आधा। तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखते तो आप ऑप्शन के माध्यम से ही आराम से पता लगा सकते हो। देखो सब में जो ना है वो पूरा दिया है, केवल एक ऑप्शन में ना आधा दिया है। तो वर्ण विच्छेद का मतलब ही होता है स्वर अलग व्यंजन अलग। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी सब में देख लो ना पूरा दिया है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं है, टा वर्ग में नहीं आता। तो ट, ठ, द, टा, ठ, ड, ढ, अणा क्या नहीं आता? फटाफट से देखो, धा नहीं आता, क्योंकि धा किस में आता है? टा वर्ग में आता है। ठीक है, टा वर्ग में नहीं आता। तो ये तो इजी है, फटाफट से पढ़ के देख लेते हैं। अगला देखेंगे। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, लिपियों से मतलब लिपियां लिखी आ जाए, चिन्ह लिखे आ जाए, तो कुल वर्ण कितने हैं हिंदी में? 52 अक्षर है। ठीक है, कितने अक्षर है? 52 अक्षर है हिंदी वर्णमाला में। 22 तक हो गए, आज 25 तक कवर करेंगे। तो वीडियो छोटा भी रहेगा और पढ़ने में ईजी भी रहेगा। ठीक है, बाकी कवर करेंगे हम लोग 150 क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे कवर इनको कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से देखेंगे। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाते हैं। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, मतलब नाक से नहीं निकलती, तो उन्हें क्या कहा जाता है? निर्नुनासिक कहा जाता है, यानी कि बिना नाक के। और बिना नाक की जो निकलती है वो मुख से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे फटाफट से। अर्धविव्रत स्वर हैं, अर्धविव्रत स्वर कौन से हैं? फटाफट से देखेंगे। तो जब आप ये जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अर्धविव्रत है, कौन सा विव्रत है मुखाकृति के आधार पर, तो और कौन सा संव्रत है। तो आपको पता चलेगा जो बड़ी ए है वो किस में आएगी? अर्धविव्रत में आएगी। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो किस में आते हैं? कचट तप होता है। तो फटाफट से देख लेंगे कौन सा हो जाएगा फटाफट से। तो सारे व्यंजन वर्ग किस में है? सारे व्यंजन आपके यहाँ है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की बात हो रही थी। देखिए अब बाकी क्यों नहीं है देख लीजिए। ये जो रा है वो आपका क्या है? वो आपका अंतस्थ वर्ण है। इसमें सब देखेंगे, इसमें सारे आपके स्पर्श वर्ण आए हैं। स्पर्श वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं? जो पांचों वर्ग हैं आपके कचट तप, पांचों वर्गों में आने वाले 5-5 वर्ण सब क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ अलग है, ऊष्म अलग है। तो देखो इसमें रा गया, इसमें शा आ गया, इसमें भी रा गया। तो ये कैसे नहीं थे? इनमें केवल स्पर्श व्यंजन नहीं थे, बाकी अन्य व्यंजन भी थे। लेकिन तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें केवल क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो होपफुली क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी कमेंट करके भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, वहाँ भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हिंदी के रिलेटेड और क्वेश्चंस की।